वेलकम बैक गाइस। तो आज हम DPSP डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं जिसमें हमने प्रीएम्बल, बेसिक फीचर और फंडामेंटल राइट्स को कवर किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल सकता है। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए हम इसको आज देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो अपनी क्वालिटी है वीडियो की थोड़ी सी इम्प्रूव कर लें, क्योंकि जो स्लाइड है थोड़ी सी ब्लर कर रही है, तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड आपको याद रखने हैं वो है यहाँ पर आपके सामने। ये टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ है। ये आपके पार्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बीच में आते हैं। ओके, और सोर्स की जहाँ तक बात करें तो इट इज़ टेकन फ्रॉम आयरलैंड, आयरिश की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है DPSP। और इट इज़ नॉन जस्टिएबल है, यानी इसकी जो अगर वायलेशन होती है तो कोर्ट में रिट नहीं लग सकती। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये नॉन जस्टिस है। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो जस्टिएबल थे। आगे हम बात करते हैं। अब बात आती है इसमें आपको याद क्या रखना है, क्योंकि इसमें सीधे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे और उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस, और कुछ आर्टिकल्स हैं जो फर्दर अमेंडमेंट्स के तहत ऐड हुए थे, वो भी आपने याद रखने हैं। तो बेटर ये है कि आप जो है 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स पता होने चाहिए। यानी आर्टिकल पता होने का मतलब कि आपको याद होना चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है। ठीक है, तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि आपको पता चल जाए। एंड तक बने रहिए। एंड में आपको एक और टॉपिक साथ में लिया जाएगा, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अगर जिसको ये टॉपिक आता है वो सीधा वीडियो को स्किप करे एंड तक। तो एंड में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई जाएंगी कि वो उसके रिलेटेड आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 क्या कह रहा है। 36 आर्टिकल में मेंशन है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि आर्टिकल 12 में, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन मेंशन थी, इस तरह से 36 आर्टिकल में भी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन मेंशन है। और 37 की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 4। इस पार्ट 4 के जो आर्टिकल्स हैं इनकी एप्लीकेशन जो है ये 37 में मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं 38 से। आर्टिकल 38 देखो, इस DPSP को बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या लिखने नोट्स बनाने वाले हैं इसको डिवाइड करते हैं गांधीयन और सोशलिस्ट। तो इस तरह की कैटेगरी में ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है क्लासिफिकेशन, तो इसलिए आप उस तरह से उसको क्लासीफाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP को गांधीयन या सोशलिस्ट इस तरह से क्लासीफाइड नहीं किया गया है। 38 आर्टिकल कह रहा है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द सोशल आर्डर विच इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो कलर में किए हुए वर्ड हैं आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 कह रहा है वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, और 39 आर्टिकल 39 कह रहा है कुछ पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ बता रहा है जो स्टेट को फॉलो करने हैं। वो है आपका आर्टिकल 39A की अगर हम बात करें जो ऐड हुआ था उसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मेंशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ एडवोकेट मीन्स अ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ द मैन एंड वुमेन। तो ये आपको आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 39 में ये चीज़ें मेंशन आपको पूछा जा सकता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है या कौन से पार्ट में मेंशन है। पार्ट 4 आर्टिकल 39 में मेंशन है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ द मैन एंड वुमेन। ओके, तो आर्टिकल 40 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत के रिलेटेड है। तो आप पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पंचायत के रिलेटेड आर्टिकल जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं। विलेज पंचायत, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में मेंशन है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, 41 की बात करें तो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओल्ड एज
या दिव्यांग या हैंडीकैप होंगे, इन जो लोग हैं जो ओल्ड एज या विडोज़ हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको राइट टू वर्क, उनको वर्क प्रोवाइड करना है, चाहे थ्रू एमजी नरेगा करें या किसी भी तरह से जो स्टेट को वर्क प्रोवाइड करना है। किनको? जो अनएम्प्लॉयड ओल्ड एज हैं, ठीक है। तो ये था राइट टू वर्क आर्टिकल 41। ओके, तो आपको मैं याद भी कराऊंगा, थोड़ी देर रुक जाएं, आपको आर्टिकल्स याद भी कराए जाएंगे। अभी तक हमने बात की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमने अभी तक कहा है कि ये आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे हैं ऊपर कॉर्नर में कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51 तक 51 तक इसमें आते हैं, ठीक है। इसका सोर्स है आयरलैंड आयरिश से लिए गए हैं और ये नॉन जस्टिएबल है। फिर हमने 36 और 37 में डेफिनेशन मेंशन है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपल के रिलेटेड है और 39 में कुछ फर्दर क्लासेस हैं, जैसे कि 39A जो है ऐड किया गया था अमेंडमेंट, आपको लास्ट में बताऊंगा कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था। इक्वल एडवोकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स और स्पेशली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये 39 था। और 40 सबको याद होगा विलेज पंचायत। ओके, 41 राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क। और 42 की बात करें, सिक्योर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमन जो है ये मेंशन है आर्टिकल 42 में, इन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ, और मैटरनिटी रिलीफ का भी कंसेप्ट यहाँ पर 42 में मेंशन है। ओके, 43 की बात करें तो इट इज़ टू सिक्योर ऑल द वर्कर्स लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लिविंग वेजेस के बारे में, वर्कर्स के जो लिविंग वेजेस हैं उसके रिलेटेड आर्टिकल 43 में मेंशन है। और इसमें 2 और पार्ट ऐड हुए हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो नए पार्ट्स ऐड हुए हैं ना, तो ये आपको याद रखने हैं। इनमें से पूछा जा सकता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो कॉटेज इंडस्ट्री आपको पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल मेंशन है, 43A में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऐड हुआ था ये कौन से आर्टिकल में, डीपीएसपी के आर्टिकल 43B में मेंशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड, ठीक है। 43 अभी तक हमने जो पार्ट नए ऐड हुए आपने 2 जगह पर देखे, एक तो यहाँ पर 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और इसके बाद 43 में ऐड हुए हैं A और B। ए में वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और दूसरा 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके अलावा 48A, ठीक है, 3 ही जगहों पे यहाँ पर अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं डीपीएसपी के, ठीक है, 39A, 43A एंड B एंड 48A। ओके, तो ये आपको मैं एंड में भी बता दूंगा किस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम पहुँचे थे 43 तक, तो 44 की अगर हम बात कर लें, इट इज़ फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, 20 नंबर की पूरी जीके है, तो अगर 20 की पूरी पॉलिटी होती तो हम इसको एक एक पॉइंट को एलोबरेट करके, ठीक है, ये सबसे बड़ी समझदारी होती है कि आपको जिस कंसेप्ट की जितनी वैल्यू है उसको उतना ही टाइम देना है। ये सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट होता है प्रिपरेशन के दौरान, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें से। अगर ये 10 नंबर की पॉलिटी होती तो हम इसको डिटेल से ज़रूर पढ़ते। तो इतना ही जितना आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। 44 तक हम पहुँचे थे, 44 तक हम पहुँचे हैं, तो आपको मैं फिर से बता दूँ 44 तक हम पहुँचे हैं। पहले हमने साथ साथ में रिवाइज़ करने का मकसद क्या होता है, आपको चीज़ें याद रहें। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51, सोर्स इसका कहाँ से लिया है, आयरिश आइलैंड से, और नॉन जस्टिएबल है, ठीक है। 37 में डेफिनेशन और 38 में एप्लीकेशन है। इसके बाद हमने मेनली याद रखना है 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 की बात करें तो कुछ इसमें पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसके बाद लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ये 39 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 तो आपको याद ही हो गया, मैंने कहा था कि पंचायत 40 पंचायत, ओके, 40 पंचायत आपको याद है। 41 जो है आपको याद रखना, राइट टू वर्क इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ओल्ड एज। और 42 जो है वो जस्ट एंड ह्यूमन मैटरनिटी रिलीफ के रिलेटेड है। और 43 इसमें मैंने कहा 2 पार्ट भी ऐड है, एक तो ये लिविंग वेजेस के रिलेटेड है, और कॉटेज इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स पे एक आर्टिकल ऐड हुआ था, दैट इज़ 43A। और 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड आर्टिकल है, ओके। 44 में हम बात करें 4 यूनिफॉर्म, ठीक है, 4 दोनों सेम है, यूनिफॉर्म 4 और 4 सेम लग।
तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये 44 में मेंशन है। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन टू ऑल द चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। 6 साल के बच्चों की जो एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है ये किस में मेंशन है, 45 में, ओके। 46 में इंटरेस्ट ऑफ एससी और एसटीज और वीकर सेक्शन जो है ये टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी एसटीज। मैं आपको पूरा सेंटेंस आपने 2-3 बार पढ़ना है, लेकिन याद रखते वक्त आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में क्या है, 6 ईयर्स चिल्ड्रंस, बाकी आपको याद आ जाएगा। 6 ईयर चिल्ड्रंस आपने पढ़ा होगा 2-3 बार, तो आपको याद 6 ईयर चिल्ड्रंस क्या था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर। 46 जो है वो याद रखना है आपको, एसटी एसटी और वीकर सेक्शन के रिलेटेड है। 47 पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिट द कंजप्शन इन टॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो ये आपको याद रखना है, हेल्थ के रिलेटेड है और स्पेशली प्रोहिबिट करना है इन टॉक्सिक ड्रिंक्स और ड्रग्स से, तो ये आर्टिकल 47 में मेंशन है। 48 की अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री और इसके साथ साथ प्रोहिबिट द स्लॉटरिंग ऑफ काउज, तो ये मेंशन हुआ है 48 आर्टिकल में, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज। और इसमें आपको मैंने बताया था 3 ही जगह पर आर्टिकल ऐड हुए हैं, 39A, 43A एंड 43B और 48A, 3 जगह, ठीक है। 39 में एक आर्टिकल ऐड हुआ है, 43 में 2 आर्टिकल ऐड हुए हैं और 48 में एक आर्टिकल ऐड हुआ है, ओके। और जो 48 में ऐड हुआ है दैट इज़ टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। 49 की बात करें तो ये इसके बाद आप बहुत सिंपल हैं, याद रखेंगे, मोनूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, जैसे बड़ी बड़ी ताजमहल, लाल किला, इस तरह की जो मोनूमेंट्स हैं, ये हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है, ये आर्टिकल 49 में मेंशन है। और 50 में मेंशन है कि सेपरेट करना है जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, और 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना है, ये 51 में मेंशन है, ठीक है। तो ये तीनों आप सिंपली याद रख सकते हैं। 49 में है मोनूमेंट के रिलेटेड, 50 में है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, और 51 में है पीस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है। अभी आपको इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। देखो मैंने आपको 36 और 37 जो है अलग कर दिया था, क्योंकि डेफिनेशन और एप्लीकेशन है। 38 से हम चलेंगे। 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपल मेंशन है 38 में। 39 में हमने कहा था कुछ पॉलिसीज़ जो है मेंशन है, जैसे कि 39A पार्ट भी ऐड है जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और इसके साथ साथ एडवोकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड ऑल सिटीजन, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ द मैन एंड वुमेन, ओके। 40 आप सबको याद हो गया, क्योंकि बार बार बता रहा हूँ कि 40 जो है पंचायत के रिलेटेड है, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है। 44 आपको याद हो गया, मैंने कहा था बराबर, सिमिलरिटी, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 याद है। बीच में आपके बचते कौन से हैं यहाँ पर, 40 भी याद होगा, 44 भी, 1 2 3 बचते हैं आपके, 41 42 43, और 43 में 2 पार्ट है। ये चीज़ आपको याद होगी कि पार्ट किस किस में ऐड हुए हैं और कौन से अमेंडमेंट के तहत हुए, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर, कि ये आपको अभी बताऊँगा अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत ये पार्ट्स ऐड हुए हैं। पहले तो 39A में है, फिर 43 में A और B 2 हैं, और 48 में है, ठीक है। 39, 43 और 48 में आपको याद रखना है क्या है, पार्ट्स ऐड हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं DPSP में। तो आपको हम बता रहे थे कि किस तरह से आर्टिकल्स को याद रखना है। तो 40 विलेज पंचायत आपको पता है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है, बीच में 41 42 और 43 आपने याद रखना है। 41 जो है आप याद रखो कि 40 के बाद जो था विलेज पंचायत बन गई है, तो ठीक है। अब लोगों को वर्क जो है नरेगा, देखिए पंचायत बन गया, अब नरेगा के काम देने हैं, ऐसे आप याद रखो। नरेगा क्या है, राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क, ओके। 41 आ गया। 42 अब जस्ट एंड ह्यूमंस, अब काम दिया है मैटरनिटी लीव भी देनी है। सपोज मैटरनिटी लीव, सपोज कोई लड़की है, तो अगर वो काम नरेगा के अंडर उसको दिया हुआ है, तो वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ देंगे, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जस्ट एंड ह्यूमंस, मैटरनिटी लीफ आपको याद रखना, ठीक है। 40 में पंचायत विलेज पंचायत बना, फिर काम दिया नरेगा के थ्रू, राइट टू वर्क। 42 में मैटरनिटी लीफ और जस्ट एंड ह्यूमंस। अब 43 आता है तो उनके वेजेस के बारे में, यानी सपोज जो काम कर रहे हैं उनको, ऑल वर्कर्स को वेज प्रोवाइड करना है, पैसे देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसी 43 में जो 2 पार्ट हैं आपको याद रखना है, एक तो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो है पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वर्कर्स की, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है।
और 44 आपको पहले ही याद हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसके बाद आपको याद रखना है 39 के बाद तो आपको मैंने पहले बता दिया, अलग कर दो, ये सिंपल है। आपको याद रखना है 45, 46, 47 और 48, ठीक है। पहले 45 आपने याद रखना है जो 6 साल के बच्चों की एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। 46 जो है वो ST/SC के रिलेटेड है, और 47 जो है वो पब्लिक हेल्थ और जैसे कि इंटॉक्सिक जो ड्रिंक्स हैं उनको प्रोहिबिट करना है, तो ये 47 के अंदर हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है। 47 हेल्थ के रिलेटेड क्या चीज़ होगी, प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। 47 48 में अब आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री हो गया, स्लॉटरिंग ऑफ काउस को प्रोहिबिट करना है, रोकना है। और इसी के साथ 48A जो ऐड हुआ इसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी, एनिमल हस्बेंड्री और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो है 48 में मेंशन है, ठीक है। आगे हम बात करें अगर, तो हमारा आता है 49, 50 और 51 जो है ये हमारा आता है। 49 में आता है मोनूमेंट्स हिस्टोरिक प्लेसेस के प्रोटेक्ट करना है, और 50 में आता है कि सेपरेट करना जुडिशरी को एक्सिक्यूटिव से, और 51 में आता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। तो मैं आपको बता रहा था अमेंडमेंट्स, तो अभी आपको फिर से मैं बता दूं, देखो 39 अभी मैंने बताया कि 39 में ऐड हुआ है 39A, ठीक है। उसके बाद 43 में ऐड हुआ है 43A एंड B, और फिर 48 में ऐड हुआ है A। तो टोटल 4 आर्टिकल ऐड हुए हैं। 3 इसमें से 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए, और एक जो है वो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया। जो 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए हैं आपके 39A प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर, और 43A टू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ओके, कॉटेज इंडस्ट्री वाला। और इसके बाद जो ऐड हुआ है 42 अमेंडमेंट में वो था 48A जो प्रोटेक्ट द इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वगैरह। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 43B में है ये 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किए गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 जिसमें आर्टिकल 43B दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड किया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द DPSP। आई होप आपको ये आर्टिकल्स याद कराने में मैंने कोई हेल्प की हो, अगर नहीं तो 1-2 बार फिर से आप इस तरह से ट्राई करें तो ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो आगे हम आज बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अगर हम बात करें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सिर्फ एक बार रीड आउट करना है आपको 11 को, बस पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने के वो हैं ये यहाँ इससे ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल। वो है आपका क्या, कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4A, ठीक है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, और आर्टिकल 51A, ओके। और सोर्स जो है कहाँ से लिए गया, रशिया, और जिसको हम USSR भी कह सकते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड, ओके। आगे हम बात करें तो 42 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन पे ये ऐड किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ओके। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करें कि ओरिजिनली जब ये 42 अमेंडमेंट 1976 हुआ था तो इस वक्त 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही थी ऐड की गई थी। जो 11th नंबर वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड की गई थी। और ये जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, ये थी आपकी यहाँ पर लास्ट में है 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन। जो 21A में भी आर्टिकल ऐड है फंडामेंटल राइट के अंदर भी, तो यहाँ पर ड्यूटी भी उसी आर्टिकल उसी अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई थी, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। अब बात आती है, आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको एक बार इसको वीडियो पास करें या स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड आउट कर ले। 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि भाई कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर रीड आउट कर लें, ओके। तो ये जो मेन पॉइंट्स आपको मैंने पहले ऊपर बता दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।